ओशो भगवान या फिर एक फ्रॉड सेक्स गुरु हकीकत क्या है, चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के जरिए। तो चलिए आप भी आंख बंद करके एक ऐसी जगह की कल्पना करिए जहां लोगों को पैसों से कोई लेना देना ही ना हो, जहां जाति धर्म मायने ही ना रखते हों, जहां हर किसी के पास सामान्य अधिकार हो। जी हां, हैरान मत होइए, हम धरती पर स्वर्ग की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस सपने की बात कर रहे हैं जिसको देखने के बाद साल 1981 में कुछ लोग सनराइज के कपड़े पहने हुए अमेरिका के ओरेगॉन सिटी में एकत्रित हो गए थे। ये लोग थे भगवान रजनीश के फॉलोअर्स, जिन्हें आज के वक्त में ओशो के नाम से जाना जाता है। जिस स्वर्ग वाले शहर की तलाश करते हुए ये लोग ओरेगॉन पहुंचे थे, वह अब धीरे धीरे नर्क में तब्दील हो रही थी। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी कहानी के बारे में जो 1984 में वास्को काउंटी में हुए मास पॉइजनिंग, मैरिज वाटर फ्रॉड, सेक्सुअल वायलेंस के तले दबी हुई है। इस कहानी के और भी कई पहलू डार्क सीक्रेट्स के तौर पर छिपाए गए हैं। ये कहानी है लाल कपड़ों के पीछे छिपे दरिंदे सन्यासियों की, शहर रजनीशपुरम की। बॉम्बे वॉज द फ्लर्टिंग, पूना द फोरप्ले दैन द एक्शन। ये शब्द थे आनंद शीला के, जिन्होंने अपने बॉर्न नेम शीला अंबालाल पटेल को ठुकरा दिया था। वह ओशो यानी रजनीश की स्पोक्स पर्सन बन चुकी थी। ये शब्द उन्होंने अपने मुंबई से पूना, फिर पूना से अमेरिका तक के सफर को डिस्क्राइब करने के लिए किया था। इन्हें ओशो के हर किए धरे का साथी माना जाता है। वो ओशो एंड व्हाट इज रजनीश। मध्य प्रदेश के बरेली में पैदा हुए चंद्रमोहन जैन बचपन से ही काफी ज्यादा ब्राइट और वाइज थे। साल 1960 से 1968 के दौरान इन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स में फिलॉसफी भी पढ़ाई है। वो दूसरे धर्मों के खिलाफ अलग सोच रखते थे, इसीलिए पब्लिक में उन्होंने पहचान जल्द ही बना ली थी। दूसरे धर्मों के बारे में दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा था, मगर उनके बोलने और रहन सहन की शैली को देखकर उन्हें पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा थी। यानी उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टीआरपी मिल रही थी। उनसे बहुत ही ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे। उनके प्रभाव का असर यह रहा कि साल 1970 आते आते उन्होंने अपने डिसाइड की एक टीम भी बना डाली। लक्ष्मी कुर्बा, जिन्हें मां लक्ष्मी कुर्बा भी बोला जाता है, वो उनकी अब पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी। रजनीश उर्फ ओशो को उस वक्त आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था। आचार्य यानी टीचर। तभी शीला की मुलाकात हुई अपने टीचर यानी आचार्य रजनीश से। 16 साल की शीला अपने पिता के साथ मुंबई आई थी रजनीश से मिले। पहली ही मुलाकात में वो रजनीश से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने खुद को रजनीश को समर्पित कर दिया। शीला ने ओशो के साथ अपनी पहली मुलाकात को कुछ इन शब्दों में बयां किया था: एना फेल्ट लाइक इफ लाइफ एंड नाउ नथिंग टू लूज। रजनीश से इस मुलाकात के बाद वो जब 18 साल की हुई तो अमेरिका चली गई, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। शीला ने अमेरिका में ही मार्क सिल्वरमैन नामक एक आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद वो इंडिया वापस आई। शीला अपने हस्बैंड के साथ रजनीश को मिलने पहुंची। दोनों ही अब रजनीश के चेले बन चुके थे। जिसको भी रजनीश का चेला बनना होता था, उन्हें अपने नाम बदलने पड़ते थे, ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है और अब वो नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि शीला अंबालाल ने अपना नाम बदलकर मां अनंत शीला रख लिया। ये वो नाम था जो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हड़कंप मचाने वाला था। वक्त के साथ रजनीश का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ने लगा था कि दुनिया भर से लोग उन्हें विजिट करने आ रहे थे। मुंबई के एक फ्लैट में रोजाना हजारों की भीड़ को संभाल पाना रजनीश के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित आश्रम में अपना बसेरा डालेंगे। एवरेज रजनीश से मिलने साल में कम से कम 30,000 विदेशी आ रहे थे। अपने करियर, पैसे, भाई, बीवी, माँ सभी को छोड़ अब लोग रजनीश के पास आ रहे थे। यहाँ पर हर तरह के लोग आ रहे थे, जिनमें पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, डॉक्टर्स, लॉयर सभी इंक्लूड थे। रजनीश का आश्रम अमीरों से भरा हुआ था। पुणे के आश्रम में रहने वाले रजनीश के सभी चेलों के लिए एक तय रूटीन बना हुआ था। सभी उसी को फॉलो किया करते थे। यूं जली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपनी आंख को बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, मगर रजनीश के आश्रम में चेलों को कहा गया था कि मेडिटेशन के दौरान कूदें, चिल्लाएं, आवाजें निकालें। रजनीश के हिसाब से जब एक इंसान के अंदर की सारी आवाजें बाहर आ जाती हैं, तभी वह अपने अंदर के डीप इमोशन को समझ पाता है। इस तरह के मेडिटेशन को आज डायनेमिक मेडिटेशन कहा जाता है।
कुछ दिनों बाद रजनीश के आश्रम में थेरेपी सेशन भी होने लगे। आश्रम की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी से आता था। शीला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी। वो रजनीश की एक भरोसेमंद बन चुकी थी। इसी वजह से रजनीश ने आश्रम की सारी जिम्मेदारी शीला के हाथों में सौंप दी थी। वियर्ड एंड वायलेंट रूल्स, फ्री लव एंड चिल्ड्रन आश्रम। रजनीश का कहना था कि सेक्स एक शुरुआत है ना कि अंत। उनके थेरेपी सेशन में फ्री लव की प्रैक्टिस भी की जाती थी। फ्री लव का मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाना, वो भी बिना किसी कमिटमेंट के। अकॉर्डिंग टू हिम फ्री व डायनेमिक। मेडिटेशन से लाइट हासिल होती। इंड यूज्ड ड्यूरिंग मेडिटेशन sessions even leader himself the multiple partners in ashram and the other hand the residents specially women of encouraged to sterilize self ताकि वो मां न बन सके। रजनी इस न्यूक्लियर फैमिली को बेकार बताया करते थे। उनका कहना था कि लाइट मैन के रास्ते में बच्चे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इन प्रैक्टिसेस के दौरान छोटे बच्चों और बच्चियों का मॉलेस्टेशन भी खूब किया गया था। वाइल्ड कंट्री रजनी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर एक सीन के दौरान दिखाया गया है कि लोगों के कुछ समूह को कमरे के अंदर बंद कर दिया है। वह आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें चोटें भी आ रही हैं, मगर इसे जस्टिफाई किया जाता है। अंडर द नेम ऑफ क्लीनिंग इनर अग्रेशन, शीला रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी। रजनीश ने शीला को अपने लिए एक जगह खोजने का काम दिया जहां वह अपना नया आश्रम बना सके। शीला पढ़ाई के लिए अमेरिका में रही थी तो उसने बहुत मेहनत और पूरे 5.5 मिलियन खर्च के बाद वास्को काउंटी ओरेगॉन में एक जगह ढूंढ ही ली। जून 1981 में रजनीश और उसके खास चेलों ने इंडिया छोड़कर ओरेगॉन में रहने की सोची। मगर क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रजनीश को देश छोड़कर भागना पड़ा? तो उसका जवाब है उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। रजनीश पर बहुत से इल्जाम लगे थे, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग और टैक्स इवेजन भी। जो स्पिरिचुअल इमेज उसने बनाई थी वह धीरे धीरे खराब हो रही थी। वह अब अपनी खुद की सोसाइटी, खुद की सिटी बनाना चाहता था जहां बाहरी सरकार का कोई लेन देन ही ना हो। इसीलिए वह ओरेगॉन में शिफ्ट हो गए। जैसे ही रजनीश ओरेगॉन पहुंचा उसने मौन धारण कर लिया। शीला द्वारा खरीदी गई ओरेगॉन की जमीन अब साम्राज्य को डुबाने वाली गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि जो जमीन शीला ने खरीदी थी वह एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, यानी वहां कोई भी रह नहीं सकता था, न ही वहां कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सकता था। और एक सिटी कहलाने के लिए कम से कम 150 लोगों को उस एरिया में होने की जरूरत थी, जो कि शीला के बाएं हाथ का खेल था। शीला ने अपने ट्रस्ट चेलों को बुला लिया। उसने 64,229 एकड़ लैंड, जिसे बिग मडी रैंच पहले बुलाया जाता था, उसका नाम बदलवाकर रैंचो रजनीश रख दिया था। रैंचो रजनीश सिटी में आने के लिए सभी रिसाइकल ने अपनी सभी प्रॉपर्टीज तक बेच डाली। इन पैसों से वह रजनीश का शहर बनाने लगे। यहाँ तक इन सभी ने सारे काम भी अपने में ही बांट लिए। रजनीश के सभी अंधभक्त घंटों काम किया करते थे। कई महीने बीत गए। जो जगह पहले एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी वहां अब एक मिनी सिटी बस चुका था। हालात यह थे कि वहां मॉल और एयरपोर्ट तक बनकर तैयार हो चुके थे। इस सिटी की जनसंख्या जो पहले 200 में थी अब वह हजारों तक पहुंच चुकी थी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास की कम्युनिटीज को यह बात खटकने लगी, मगर वह भी रजनीश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कुछ ही समय में आखिरकार बनकर तैयार हो गया शीला और रजनीश का रजनीशपुरम। वक्त बीता और लोग यहां आने लगे। रजनीश के फॉलोअर्स की संख्या रोजाना बढ़ रही थी, जिससे आसपास की कम्युनिटी अब और ज्यादा नाराज हो रही थी, क्योंकि उन्हें इनका रहन सहन पसंद नहीं आ रहा था। शीला के लिए यह संभालना मुश्किल होता जा रहा था। सरकार और उनके बीच के मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इन सरकारी मतभेदों को खत्म करने के लिए रजनीश और शीला ने 1984 में वास्को काउंटी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का सोचा। इस चुनाव को जीतने के लिए शीला ने चली अब तक की सबसे काली और भयानक चाल, जिसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक माना जाता है। क्योंकि रजनीश के पास वोटर्स की कमी थी, इसीलिए शीला ने अपोजिशन पार्टी के वोटर्स को कम करने के लिए आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट थे सभी के खाने, पानी और ड्रिंक्स को साल्मोनेला टेरी का सेकेंड टैमिनेट करवा दिया, जिससे 750 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि किसी की भी मौत नहीं हुई। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को पूरे 1 साल बाद यह पता लगा कि इन सभी के पीछे हाथ था।
शीला का साल 1985 में शीला और उसके कुछ साथियों ने रजनीश का आश्रम और उसका शहर छोड़ दिया, जिसके लगभग 1 साल बाद रजनीश ने शीला के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हर चीज का इल्जाम शीला पर लगाया, जिसके बाद एक बड़ी इंक्वायरी बैठी। पूरे 50 ट्रक रिकवर किए गए, जिसमें बायोकेमिकल्स थे। लोगों को जहर देने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया। शीला उस वक्त जर्मनी में थी। उसे वहां से पकड़ कर लाया गया, जिसके बाद शीला को 29 महीने जेल में गुजारने पड़े। जेल से निकलते ही वह स्विट्जरलैंड चली गई और वहीं सेटल हो गई। तो दूसरी ओर रजनीश वापस भारत चले आए, वह भी एक नए नाम के साथ। 13 देशों ने तो रजनीश को बैन कर दिया, मगर जब सेवेन में मुंबई से पुणे आए तो उनके पुराने भक्तों ने उन्हें फिर से स्वीकार कर लिया। 1990 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और मरते मरते बोले, रिमेंबर दैट यू आर बुद्धा। वक्त के साथ लोगों ने रजनीशपुरम के किए गंदे कामों को भुला दिया है। आज रजनीश, जिन्हें अब ओशो के नाम से जाना जाता है, उनकी फिलॉसफी पूरे विश्व में अपनाई जा रही है।